हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको विश करना चाहूँगा अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अब जो मेरा ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है व्हेन वी विश समवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर देन डू वी रियली मीन इट। एंड इस वीडियो के लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 6 प्रैक्टिकल इजी टू डू ट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा जो एक फैमिली की एज अ होल हैप्पीनेस को एलिवेट कर सकती है। और वो एलिवेट हैप्पीनेस को इसलिए कर सकती है क्योंकि इन 6 इजी टू डू ट्रिक्स से आप फैमिली का जो ओवरऑल स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है उसमें जो स्ट्रेस है वो आप कम कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, वो क्या ट्रिक्स हैं, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। सो व्हेन वी विश अ हैप्पी न्यू ईयर टू समवन देन डू वी रियली मीन इट। जब कोई भी लड़का अपनी सास को, जो उसकी वाइफ की माँ है, उसको विश करता है हैप्पी न्यू ईयर, बट उसको लगता है या उसने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा फील किया है कि उसकी जो माँ है वही सारी मुसीबत की जड़ है, तो क्या वो उनको रियली मीन कर रहा है जो वो उनको विश कर रहा है? एंड वाइसा वर्सा, अगर जो उसकी वाइफ है वो अपनी सास को, जो लड़के की माँ है, उसको अगर ऐसा समझती है कि वो मुसीबत की जड़ है, तो क्या वो जो उनको विश दे रही है वो कितनी जेन्युइन है? सिमिलरली हम ऑफिस में जिन कलीग्स के साथ पूरे साल compete करने वाले हैं फॉर प्रमोशंस, फॉर सैलरी हाइक, फॉर अप्रेजल, फॉर बॉस की नज़रों में अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए, तो हम जब उनको ये विश कर रहे हैं देन हाउ रियली वी मीन दैट वो साल वो खुश रहें। अब मे बी उनकी खुशी अगर हमारे दुख की कीमत पे आए तो देन वी स्टिल वांट टू विश देम। और जो बॉसेस हैं हमारे, जिनको हम ये विश कर रहे हैं, ये वही बॉस हैं जो हमसे पूरे साल ओवर टाइम कराने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हमारे को हमारे वीकेंड्स पे भी काम कराएंगे एंड हमारे को छुट्टियों में भी काम कराएंगे, फेस्टिवल की छुट्टियां जो होती है उसमें भी काम कराएंगे एंड कोरस्पॉन्डिंगली सैलरी हाइक, अप्रेजल और प्रमोशन देने में हमारे को बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटनाइज भी करेंगे। सो सोच समझ के आप इस विश को दो जिसको भी आपको देनी है। अब हम ये विश किसी भी राह चलते, किसी भी सड़क पे चलते हुए अजनबी को तो देते नहीं हैं। हम ये विशेस जनरली देते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने रिलेटिव्स को। अब फैमिली मेम्बर्स को जब हम ये विश देते हैं तो सिर्फ ये विश देने से काम नहीं चलेगा। आप इस साल जो 2025 है, इस साल हम सबको ये ट्राई करना चाहिए, व्हेन वी विश समवन हैप्पी न्यू ईयर वी शुड मेक एन एफर्ट, वी शुड एटलीस्ट पुट इन सम एफर्ट टू जो सामने वाला है जिसको हम विश कर रहे हैं उसके साल में, उसके आने वाले साल में किसी भी दिन को एक्चुअली में हैप्पी करने के लिए या एक्चुअली में कुछ ऐसा उसके लिए करने के लिए जिससे उसका स्ट्रेस कम हो, उसकी हेल्प हो और ओवरऑल उसकी हैप्पीनेस में वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट ज़रूर करे। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपको भी विश कर रहा है उसकी भी यही माइंडसेट होए। तो ये एक फैमिली का अगर हम लेके चलें, जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स को आपस में एक दूसरे से विश करते हैं, देन इसके लिए हर फैमिली मेम्बर्स को, जिसको विश किया जा रहा है और जो सामने से विश दे रहा है, दोनों को एक दूसरे के लिए ऐसा माइंडसेट रखना चाहिए, दिनों में इतनी जगह रखनी चाहिए, तो दोनों को रेडी रहना चाहिए एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा करने के लिए, कहीं कुछ ऐसा एफर्ट डालने के लिए, कुछ ऐसे एक्शन में या किसी जेस्चर में जिससे कि सामने वाले की लाइफ में कुछ उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़े, कुछ उसकी हैप्पीनेस एनहांस हो, कुछ उसका स्ट्रेस लेवल कम हो, कुछ इस टाइप से। अब वो 6 क्या प्रैक्टिकल सिंपल इजी टू डू ट्रिक्स हैं जो एक फैमिली की ओवरऑल हैप्पीनेस के लेवल को एलिवेट कर सकती हैं एंड उनके स्ट्रेस लेवल को वो कम कर सकती हैं। तो अब हम इस पे बात करते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप अपना फीडबैक प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए ताकि समझ में ये आए कि आप भी मेरी दी हुई जो ट्रिक्स हैं इनसे कितना रिलेट करते हो या कितना एग्री करते हो। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना सारी 6 ट्रिक्स को जानने के लिए। सो नंबर 1, सबसे पहली ट्रिक है क्लियर द कन्फ्यूजन। हमारी फैमिली में इतना केओस है, इतनी कन्फ्यूजन है कि किसी को किसी के बारे में कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। अभी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है क्लैरिटी के ना होने से। और क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आपस में कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं है। फैमिली के मेंबर्स आपस में एक दूसरे से कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा।
सब अपने अपने कमरों में रह रहे हैं, सब ने अपने कमरों से बाहर दूसरे कमरों में जो लोग रहते हैं उनसे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या परेशानी है, क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कोई भी कुछ इस सब में जानने में कुछ इंटरेस्टेड नहीं है। सबको अपनी अपनी लाइफ से, इंडिविजुअल अपनी लाइफ से ही मतलब है। तो इसीलिए कोई किसी से कम्युनिकेट करने को भी किसी के पास कोई मोटिवेशन नहीं है। सो सब एक तरीके से कंफ्यूज है, सबको अपना अपना, सब अपनी अपनी समझ के हिसाब से भरे जा रहे हैं। कलेक्टिवली एज अ फैमिली कोई कुछ सोच ही नहीं रहा। सबसे पहले इस कंफ्यूजन को क्लियर होना ज़रूरी होता है। देन पॉइंट नंबर 2, रिकनसाइल द डिफरेंसेस। इसमें हमारी फैमिली के जो सीनियर लोग हैं, एल्डर्स हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका रोल बहुत क्रूशल होता है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो पहले कभी कुछ हुई बात को अभी तक मन से लगाए हुए बैठे रहते हैं, पुराने किसी आर्ग्यूमेंट को अभी तक अपने मन में लगाए रहते हैं और अपनी ईगो पे या अपने ऊपर इतना डीपली ले लेते हैं कि वो उसके हिसाब से आज भी रूठे रूठे से रहते हैं या मुंह फुलाए हुए रहते हैं और अपनी वो अथॉरिटी को मतलब बार बार इम्पोज करते रहते हैं उस चीज़ के ऊपर। बड़ों को ये समझना चाहिए, बड़ों को ये समझने की ज़रूरत है कि आजकल का जो टाइम है, ये टुडेज टाइम आर वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द यंगर जनरेशन। जिस ढंग से, जिस टाइप से उन्होंने पहले के टाइम पे जब कंपटीशन कम था, रिसोर्सेज कंपैरेटिवली आपके पास थे, पर क्योंकि कंपटीशन कम था तो यू वर इजीली एबल टू मेक थ्रू एवरीथिंग। जो भी एग्ज़ाम दिए, जो भी आपने इंटरव्यूज़ दिए एंड जो भी रिसोर्सेज आपने बनाई, तो जब एज अ होल पूरी कंट्री ने प्रोग्रेस करी तो आप सब ने भी प्रोग्रेस करी, आपके सब चीज़ों ने प्रोग्रेस करी। एंड उस चीज़ का आप क्लेम खुद पे सारा ना ले, सारा क्रेडिट आपके खुद के ना लें। इस पे ये समझने की कोशिश करें, दिल को बड़ा रखें। बड़े लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दिल को बड़ा रखें, क्योंकि जब आप भी किसी 2 छोटे बच्चों को लड़ता हुआ देखते हो तो लड़ाई सॉल्व कराने के लिए जो उनमें से बड़ा होता है उनको भी आप यही राय देते हो कि तुम तो बड़े हो, तुम समझ जाओ, तुम बड़े हो, तुम समझदार हो। तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आप भी बहुत बड़े हो, आप भी समझदार हो, प्लीज़ इस पे आप ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप कंप्लेनिंग। जो घर के बड़े हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, प्लीज़ अपनी यंगर जनरेशन से कंप्लेन करना बंद करो। छोटी छोटी चीज़ों से कंप्लेन करना बंद करो। अपने नखरों, आप छोटी छोटी बातों पे अपने नखरों को दिखाना बंद करिए। जैसा एक फैमिली का ओवरऑल फ्लो है, उस फ्लो में अपने आप को अलाइन करिए एंड अपने आप को एक अलग से एक कॉन्ट्रेरी पोजीशन पे हमेशा मत रखिए। पॉइंट नंबर 4, म्यूचुअली क्लोज द डिस्प्यूट्स। अगर फैमिली में कोई भी डिस्प्यूट जो लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है, कोई भी क्लैश है जो लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है, जनरली ये किसी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के मैटर से रिलेटेड हो सकता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में होता भी है। प्लीज़ उसको, अगर आप फैमिली के एल्डर हो, प्लीज़ उस मैटर के लिए टाइम निकालो। उस मैटर में जो 2 पार्टीज़ हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है, प्लीज़ उनको आमने सामने बैठा के बात को क्लियरली करके फिनिश करने की कोशिश करिए। जो भी कॉम्प्रोमाइज़ निकलता है म्यूचुअली एक दूसरे के आमने सामने, प्लीज़ उसको निकालिए और इस डिस्प्यूट को आप क्लोज करिए, क्योंकि बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का रीज़न है ये, क्योंकि बड़े स्ट्रेस का रीज़न है ये, क्योंकि जब जो यंगर जनरेशन है जिसके बीच में डिस्प्यूट है, उनको जब ये नहीं पता कि उनको कितना सपोर्ट मिल सकता है पीछे से मिलने वाले फंड्स का, या पीछे से मिलने वाले किसी प्रॉपर्टी का या प्रॉपर्टी के शेयर का, तो उनके लिए भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो कैसे मीट आउट कर सकते हैं, इसकी जजमेंट, इसकी एस्टिमेशन लगाने में उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। सपोज़ उनको अपनी लाइफ में आगे कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो पूरी करनी है, एंड जब तक उनको अगर इस चीज़ का पता नहीं होगा या इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी कि उनको पीछे से फ्रॉम द पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स क्या अमाउंट है जो उनको मिल सकता है, या क्या चीज़ है, वो कितनी वैल्यू की चीज़ है जो उनको मिल सकती है, तो उनको भी माइंड में ये कन्फ्यूजन रहेगी, क्योंकि उनको फिर उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अलग से काम करना पड़ेगा, अलग से ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन हुए जहाँ पे उनको ये पता लग जाए कि उनको कितना फंड्स पीछे से मिल रहे हैं, देन वो किसी न किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उस पीछे से मिलने वाले फंड से नॉक ऑफ कर सकते हैं और अपनी लाइफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो स्ट्रेस है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो भी वो स्ट्रगल लेने वाले हैं, स्ट्रगल करने वाले हैं, उससे वो बच सकते हैं। एंड जब ऐसा हो जाएगा तो इनडायरेक्टली ये उनकी हैप्पीनेस में ही
कंट्रीब्यूट करेगी। सो इस टाइप की जो फैमिली मेम्बर्स के बीच में कन्फ्यूजन्स हैं, अगर जो डिफरेंसेस हैं उसको रिजॉल्व करें, जो डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करें एज सुन एज पॉसिबल। टिप नंबर 5, रिसोर्स शेयरिंग। एज अ एल्डर्स ऑफ द फैमिली आप ये समझने की कोशिश करें कि हमारी इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जो एल्डर्स का एक माइंडसेट होता है वो क्या होता है कि जो है सो है, पर जो यंगर जनरेशन है वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगी, वो ज़ीरो से ही दोबारा से उतनी ही मेहनत करेगी, उतनी ही मेहनत करेगी, और वो जब ऊपर आ जाएगी तो उसके नेक्स्ट जनरेशन फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेगी। तो इससे हो क्या रहा है, ऊपर एक जनरेशन जीरो से स्टार्ट करके ऊपर यहाँ तक पहुँचती है, फिर अगली जनरेशन फिर यहीं से स्टार्ट करती है, फिर वो पूरी मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचती है, फिर अगली जनरेशन नीचे से स्टार्ट करती है। तो उसको पुरानी जनरेशन ने जो ग्रोथ करी, जो उसने रिसोर्सेज एक्यूमुलेट कर लिए, जो उसने एसेट्स बना लिए, उसका क्या एडवांटेज मिला, अपने आने वाली जो यंगर जनरेशन है उसको क्या एडवांटेज मिला। जो रिच लोग होते हैं, जो फॉर एग्जांपल कंट्री के टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी या गौतम अडानी, अब अगर आप इन सब की फैमिलीज को कंपेयर करो तो इन सब ने जो इन सब की जो जनरेशन थी, जो मुकेश अंबानी की जनरेशन थी, जो गौतम अडानी जी की जनरेशन थी, इन लोगों ने जो भी अपना बेस बनाया, फाउंडेशन बनाया, और जितने भी उन्होंने रिसोर्सेज एसेट्स उसमें क्रिएट करे, अब उसको आगे बढ़ाने का काम जो यंगर जनरेशन कर रही है, अब वो वापस से जीरो से स्टार्ट नहीं कर रही है, वो उन्होंने जो एक लेवल बना दिया, अब इस लेवल से ऊपर लेके जा रही है। तो यही चीज़ जो इंडियन मिडिल क्लास के जो एल्डर्स हैं वो नहीं करते या नहीं समझते कि जो रिसोर्सेज उन्होंने बना लिए हैं, जो एसेट्स उन्होंने बना लिए हैं, उसका जो बेनिफिट है अपनी यंगर जनरेशन को पास ऑन टाइम से कर दीजिए, टाइम से उनको उस चीज़ से अपडेट कर दीजिए, अवेयर कर दीजिए। उनको न जाने किस बात का खतरा है कि यंगर जनरेशन वाले सेल्फिश हैं या चोर हैं जो उनकी इस चीज़ को हड़प लेंगे, या एक भैया अगर आपके बच्चे ही आपकी चीज़ को हड़प लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है ना, एज़ कम्पेयर टू कोई बाहर वाला हड़प ले। कम से कम आपके बच्चों को तो उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा जब उनको ज़रूरत होगी, क्योंकि आपने भी जब ये रिसोर्सेज, जब ये एसेट्स बनाए होंगे, कहीं ना कहीं आपकी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको जो रिसोर्सेज आपके हाथ में होंगे वो आपको आपकी प्रीवियस जनरेशन से मिले होंगे। अब आपकी प्रीवियस जनरेशन भी अगर आपको दे के ना जाती, या प्रीवियस जनरेशन ऐसे टाइम पे थी जब इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो थी, तो वो एक अपनी कम एज में एक्सपायर हो गए, और आपको रिसोर्सेज पास ऑन कर गए जब आप यंग एज पे थे, और आपने उस चीज़ को वर्कआउट करके उसको वहाँ से आपने और ऊपर ले गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब जब इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है एंड आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा है, तो अब अगर आप ये सोचो कि जब आप नहीं रहोगे तब उस टाइम पे आप ये चीज़ आगे पास ऑन करके जाओगे, तो अब आज की जो यंगर जनरेशन है उसकी एज तो तब तक बहुत हो जाएगी, तब वो चीज़ उसके किस काम की आएगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको निभानी है तब तक तो वो कुछ ना कुछ उसका कर ही लिया होगा। तो जीते जी तो उसका लाइफ स्ट्रेस, जिस टाइम उसने स्ट्रगल अपनी सालों साल लाइफ में स्ट्रगल करा, वो तो कहीं से कम हुआ नहीं। तो ओवरऑल जो हैप्पीनेस का लेवल है वो तो कुछ कम हुआ उसकी लाइफ के दौरान, या उसकी वर्किंग लाइफ के दौरान बढ़ा नहीं। तो ये समझने की कोशिश करिए कि अपनी अगली जनरेशन को ज़ीरो से स्टार्ट करने की बजाय एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म से तो स्टार्ट कराइए जहाँ से वो आगे उस चीज़ को लेके टेक ऑफ कर पाएँ, ना कि ज़ीरो से स्टार्ट करें। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 6, आप अपनी फैमिली को कंसिडर योर फैमिली एज योर स्मॉल ओन वर्ल्ड। आप अपनी फैमिली को अपनी छोटी सी दुनिया समझिए, एंड इसके पसंद नापसंद, प्रेफरेंसेस, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स क्या हैं, इसके लिए ज़्यादा कंसर्न रहिए, इसमें ज़्यादा टाइम लगाइए इनको इवैल्यूएट करने में, इनको पहचानने में, इनको आइडेंटिफाई करने में, ना कि इसमें ज़्यादा टाइम लगाइए कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर में क्या होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप क्या टैरिफ में चेंजेस लाने वाला है जब वो प्रेसिडेंट बनेगा। इन सब में दिमाग मत लगाइए, इन सब में टाइम मत लगाइए। आपकी छोटी सी दुनिया में जो इम्पैक्ट, इन सब चीज़ों के होने से जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, रशिया यूक्रेन का वॉर जो हो जाएगा या डोनाल्ड ट्रंप जो हो जाएगा, इन सब से इम्पैक्ट आपकी जो छोटा यूनिट है ना आपकी फैमिली का, उस पर इतना इमीडिएट, इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा। तो आप अपनी छोटी सी फैमिली की जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके प्रति कंसर्न दिखाइए, उसके प्रति अपनी विलिंगनेस दिखाइए उसको सॉल्व करने के लिए। एंड एज अ एल्डर ऑफ द फैमिली आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आपको उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है, आपकी फैमिली का जो एक कॉन्सेप्ट आपको उसको प्रोटेक्ट करके रखना है।
तो ये वो 6 टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली के लिए जो न्यू ईयर है वो आप रियली में एक्चुअली आप उसको हैप्पी कर सकते हो। ये कुछ जेस्चर्स हैं, ये कुछ एक्शंस हैं, एक्शनेबल स्टेप्स हैं जिनको अगर आप उठा लो तो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए ये ईयर रियली हैप्पी हो सकता है, ईयर 2025। सो ओवरऑल फैमिली का हैप्पीनेस क्वेश्चन एलिवेट ज़रूर होगा इन 6 टिप्स को अगर आप इम्प्लीमेंट करो एज अ एल्डर ऑफ द फैमिली। सो विद दिस वीडियो मेरा यही इंटेंशन था कि व्हेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, आई एक्चुअली मीन इट, बिकॉज मैं मेरे चैनल के थ्रू ऐसे वीडियोस इस आने वाले टाइम में ज़रूर लाता रहूँगा जो आपको कहीं ना कहीं एलिवेट ज़रूर करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आपको अनेबल करेंगे वाइजर डिसीजंस लेने में और अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करने में। So with this hope, I wish you once again a very happy new year. And if you like this video, then friends, please share this video, like this video, and subscribe to my channel. Thank you so much.